नमस्कार साथियों, मैं अमन कुमार यादव फिर से आपका ज्ञान संगम पे स्वागत करता हूं। और आइए आज बताते हैं आप लोगों को यूपीपी के सिलेबस के बारे में। यूपीपी आने वाला एग्जाम यूपीपी है, एमटीएस है और दिल्ली पुलिस, इन तीनों को टारगेट करते हुए हम डेली मैथ आपको पढ़ाऊंगा। और आइए बताते हैं तीनों में क्या अंतर आपको मिलेगा। यूपीपी के मैथ में, दिल्ली पुलिस में और एमटीएस में, तीनों का सिलेबस आपको बताते हैं और तीनों के सिलेबस को ही हम लेके चलते हैं। आपको डेली मैथ पढ़ाऊंगा। आइए देखते हैं यूपीपी में क्या पूछा जाता है, एमटीएस में क्या पूछा जाएगा और दिल्ली पुलिस, ये तीनों एग्जाम आने वाली है। एमटीएस का एग्जाम फिक्स है, अप्रैल में होगा। दिल्ली पुलिस का फरवरी में नोटिफिकेशन आ जाएगा और यूपीपी का भी जनवरी लास्ट तक आने की संभावना है। तो हम लोग पहले से ही क्यों ना शुरुआत करें, तो उसकी शुरुआत हम लोग आज से ही शुरू करते हैं और अपने लगन और मेहनत के साथ करते हुए डेली आप लोगों से एक एक चैप्टर पढ़ते हुए आपको आगे बढ़ाते हैं। आइए देखते हैं यूपीपी में क्या पूछा जाएगा आपसे, एमटीएस में क्या पूछा जाएगा और दिल्ली पुलिस में क्या पूछा जाएगा। तो देखिएगा, मैथ है, मैथ में देखिएगा तीनों की बात कर रहे हैं आपसे हम। यूपीपी, दिल्ली पुलिस और एसएससी, एमटीएस। देखिएगा तीनों को साथ ही में लेके चलते हैं हम। देखिएगा तीनों को एग्जाम को साथ ही में लेके चलते हैं। देखिएगा यूपीपी में मैथ से आपको, यूपीपी में मैथ में आपको 17 से 19 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैथ में 17 से 19 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और दिल्ली पुलिस में आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे देखने को। और एमटीएस में आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कितने? 20 क्वेश्चन। देखिएगा एमटीएस में 20 क्वेश्चन, दिल्ली पुलिस में 15 और यूपी पुलिस में 17 से 19 क्वेश्चन रहता है। किसी शिफ्ट में पिछले जो एग्जाम हुआ है उसमें कभी 17 भी हुआ है, कभी 19 भी हुआ है। तो आइए देखते हैं इसके सिलेबस में क्या क्या है और क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिएगा यूपी पुलिस की बात करते हैं तो क्या क्या पूछा जाता है। देखिएगा हम पहले उस टॉपिक को उठाएंगे जहां से नंबर पूछा जाता है और आसान होता है, ठीक है ना। तो हम पहले सिलेबस बता देते हैं और आपको हम उस छोटे चैप्टर को पहले पढ़ाएंगे जहां से नंबर फिक्स होता है। जैसे एलसीएम एचसीएफ हो गया, इकाई अंक हो गया, सरलीकरण हो गया, विभाजिता का नियम हो गया, शेषफल प्रमेय हो गया, संख्या पद्धति हो गया, एस हो गया, औसत हो गया। इसी छोटे चैप्टर को पहले पढ़ाएंगे जहां से संभावना 100% होती है कि एग्जाम में वहां सवाल पूछा जाए। तो आइए देखते हैं कहां से आपको हम स्टार्ट करेंगे। कुछ सिलेबस देख लेते हैं, उसके बाद फिर आपको हम पढ़ाएंगे अगले दिन। तो देखिएगा यूपीपी, दिल्ली पुलिस और एमटीएस में क्या क्या पूछा जाएगा। सब में वही है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। देखिएगा यूपीपी में छोटे चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। जैसे आपका एलसीएम और एचसीएफ, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? लॉसो और लॉसोम, ठीक है ना, लॉसोम बोलते हैं हिंदी में। दूसरा देखिएगा, दूसरा आपको पढ़ा देंगे। देखिएगा यूनिट डिजिट पढ़ाएंगे आप लोगों को, यूनिट डिजिट, ठीक है। इकाई अंक, ठीक है। उसके बाद फिर देखिएगा, उसके बाद आपका हो जाएगा, उसके बाद अगर नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाएगा आपका फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर में देखिएगा कौन सा नंबर ऑफ फैक्टर का मतलब क्या? गुणनखंडों की संख्या। फैक्टर से गुणनखंडों की संख्या, ठीक है। उसके बाद फिर देखिएगा सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण। फिर उसके बाद डिविजिबिलिटी,
डिविजिबिलिटी यानी विभाजिता करना, विभाजिता का नियम, विभाजिता का। उसके बाद शेषफल थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय, शेषफल प्रमेय। उसके बाद देखिएगा शेषफल प्रमेय के बाद फिर आपको क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्या का वर्गीकरण, उसके बाद आपको अनुपात समानुपात, रेशियो और प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। उसके बाद एवरेज, औसत, उसके बाद फिर से औसत के बाद एज यानी आई, फिर उसके बाद आपको पार्टनरशिप, साझेदारी, उसके बाद एलिगेशन यानी मिश्रण। उसके बाद अब स्टार्ट होगा आपका कौन सा प्रतिशत, परसेंटेज यानी प्रतिशत, ठीक है। फिर उसके बाद आपका प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि, ठीक है। तो ये लाभ और हानि हो गया, इतने चैप्टर है। और इसके बाद नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इसके बाद और बताते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कहां से हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर। नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। उसके बाद आपका बट्टा, इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंट। उसके बाद फिर आपको हम पढ़ाएंगे बट्टा के बाद साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। फिर उसके बाद देखिएगा, फिर से आपको पढ़ाएंगे हम। उसके बाद फिर देखिएगा आपका हो जाएगा वर्क एंड टाइम, कार्य और समय यानी वर्क एंड टाइम। अब देखिएगा फिर इसके आगे मिश्रित अनुपात, मिश्रित समानुपात या ऐकिक नियम, इसको ऐकिक नियम भी बोला जा रहा है। ऐकिक नियम, इसको मिक्स्ड
प्रोपोर्शन बोला जाता है, मिक्स्ड प्रोपोर्शन, मिक्स्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, उसके बाद फिर आपका आ जाएगा कार्य और मजदूरी, कार्य और मजदूरी यानी वर्क एंड वेजेस, वर्क एंड वेज, वर्क एंड वेजेस। ठीक है, और इससे से रिलेटेड एक होता था नल और टंकी, पाइप एंड सिस्टर्न, पाइप एंड सिस्टर्न, पाइप एंड सिस्टर्न। ठीक है, इतना हुआ। और उसके बाद कुछ टॉपिक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसके बाद आगे फिर नोट करवाते हैं आपसे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, आगे नोट करवाते हैं। और चैप्टर क्या है आपके, आगे देखिएगा कार्य, चाल, समय, चाल, समय और दूरी, चाल, समय और दूरी, स्पीड, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस। इसके बाद फिर देखिएगा आपका ट्रेन, 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 उसके बाद नाव, उसके बाद नाव, उसके बाद नाव, उसके बाद देखिएगा फिर से रेस, रेस, और फिर आपका आता है मेंसुरेशन, क्षेत्र मिति, क्षेत्र मिति, क्षेत्र मिति यानी मेंसुरेशन, मेंसुरेशन। और उसके बाद आखिरी होगा जो आपका डिजाइन यानी आंकड़ा पर्याप्त, इसको डाटा इंटरप्रिटेशन जिसको बोला जाता है। ठीक है ना, आंकड़ा पर्याप्त लिखिए, डीआई लिखिए, अधिकांश लोगों को समझ नहीं आता है। ठीक है, तो डीआई लिख दीजिएगा। ठीक है, इतना होगा आपका ये सिलेबस। ठीक है, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और देखिए इस बार इस तरह मेहनत से आपको पढ़िए कि फिर आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना हो, एक बार मेहनत से पढ़िए। और देखिए हर एग्जाम में एक ही ट्रेंड होता है, हर एग्जाम का एक ही ट्रेंड होता है, एक ही पैटर्न होता है। लेकिन क्या होता है, कुछ क्वेश्चन का लेवल बढ़ जाता है और कहीं पे क्या होता है, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा कम होता है। अब देखिएगा मैथ तो एक ही होता है, अर्थमेटिक होता है और एक एडवांस होता है। अब देखिएगा यूपी के एग्जाम में, यूपी के एग्जाम में आपसे क्या पूछा जाता है, अर्थमेटिक पूछा जाता है, अर्थमेटिक पूछा जाता है। और रेलवे का एग्जाम होता है, इसमें क्या पूछा जाता है, अर्थमेटिक तो पूछा ही जाता है, अर्थमेटिक के साथ एडवांस भी पूछा जाता है। एसएससी का एग्जाम है, एसएससी के एग्जाम में जैसे एसएससी जीडी है, इसमें तो आपका क्या पूछा जा रहा है, अर्थमेटिक पूछा जा रहा है। लेकिन एसएससी के दूसरे एग्जाम देखिएगा, जैसे सीजीएल, सीएचएसएल, अब एमटीएस में भी इस बार ज्योमेट्री जोड़ दिया, इस बार एडवांस पोर्शन जोड़ दिया हुआ है। तो यानी कहने का मतलब क्या है, यूपी का जितना भी एग्जाम हो रहा है, यूपी का एग्जाम हो रहा है, स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो रहा है, हर जगह लमसम क्या है, किसको प्राथमिकता देते हैं लड़के, और गांव के लड़के जो होते हैं कमजोर होते हैं पढ़ने में, तो मैथ्स वैसे ही पहले डर से रखते हैं, तो अर्थमेटिक पहले स्टार्ट करते हैं। हर जगह अर्थमेटिक को ज्यादा वैल्यू दिया जाता है। एसएससी में अर्थमेटिक और एडवांस दोनों का होता है, तो वहां पे थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना पड़ता है आपको। लेकिन यूपी पुलिस है, यूपी पुलिस, ये दिल्ली पुलिस और एमटीएस में तो इस बार मैथ में क्या कर दिया, मैथ और रीजनिंग में क्वालिफाइंग कर दिया है। तो यानी 40 क्वेश्चन में आपको 20 ओबीसी के लिए 20% चाहिए, जनरल के लिए 25% चाहिए, तो इतना तो क्वालिफाइंग आप रीजनिंग से भी पा सकते हैं। तो बहुत ज्यादा इसका रोल मैथ का नहीं है इस बार एमटीएस में। जो मेरिट आपकी बनेगी इसमें जीके और जीएस और रीजनिंग से ही बनेगी, यानी 150 नंबर से ही बनना है आपका। उसमें तो मैथ और रीजनिंग में क्या क्वालिफाइंग है, तो आपको अर्थमेटिक पढ़ना है, यूपी के लिए विशेष फोकस अर्थमेटिक, आपको फोकस करना है, अर्थमेटिक पे फोकस करना है। और अर्थमेटिक के साथ एक क्वेश्चन जो एडवांस का हम लोग काउंट करते हैं, कौन सा, मेंसुरेशन। और मेंसुरेशन में देख रहे हैं इस बार एसएससी का जो एग्जाम हो रहा है, एसएससी जीडी वाला, उसमें मेंसुरेशन में 2D के साथ साथ क्या पूछा जा रहा है, 3D।
और पहले होता था कि 2D पूछा जाता था, लेकिन अब 2D के साथ क्या पूछा जा रहा है, 3D। तो इसलिए इस एग्जाम को देखते हुए, हम इस एग्जाम के पैटर्न को देखते हुए, हो सकता है कि यूपीपी में 3D पूछा जाए तो हम इंसुलेशन में 2D और 3D पूरा पढ़ेंगे, जितना आपका एकदम जीरो से लेके हाई लेवल तक पढ़ेंगे। आपको जो भी एग्जाम देना हो जाके दीजिए, कोई डर नहीं, ठीक है ना। आप बस एक बार मेहनत करके जरूर ज्ञान संगम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जरूर एक बार आके विजिट करिए और देखिए पढ़ाई में कितना अंतर होता है, पढ़ाई में कितना अंतर होता है। और अब सिलेबस स्टार्ट करते हैं और आपको हम आज एलसीएम और एचसीएफ के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, लेकिन अगले वीडियो में और एलसीएम से स्टार्ट करेंगे। क्या होता है एलसीएम का परिभाषा, क्या होता है मौसों का परिभाषा, क्या होता है, एकदम अलग तरीके से हटके पढ़ेंगे पूरे एलसीएम और एचसीएफ को, पूरे अलग तरीके से, पूरे यूट्यूब पे सबसे अलग तरीके से आप लोग एलसीएम एचसीएफ पढ़ेंगे। और आइए बताते हैं एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, बस आज थोड़ा सा जानते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि एलसीएम की क्या परिभाषा होती है, एचसीएफ की क्या परिभाषा होती है। आपको पॉइंट वाइज लिखवाएंगे, नोट करेंगे, आप घर पे बैठ के पूरी लगन से अगर मेहनत करिए तो आप जरूर सिलेक्शन लेंगे। तो आइए देखते हैं एलसीएम और एचसीएफ में। एलसीएम और एचसीएफ, अब ये एलसीएम बोला जाता है और एचसीएफ बोला जाता है। तो पहले तो इसको पूरा जानते हैं एलसीएम को क्या बोला जाता है और एचसीएफ को क्या बोला जाता है। तो देखिएगा एलसीएम, ठीक है ना। तो ये क्या होता है देखिएगा, लोवेस्ट, ठीक है। उसके बाद लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स, ठीक है, मल्टीपल्स, इसको साफ से लिख देते हैं, कॉमन मल्टीपल्स, ठीक है। ये तो इंग्लिश हुआ आपका। हिंदी में क्या बोला जाता है देखिएगा, लघुत्तम समान अपवर्ड, क्या बोला जाता है, लघुत्तम समान अपवर्ड, क्या बोला जाता है, लघुत्तम समान अपवर्ड, हिंदी में बोला जाता है। और हिंदी में इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं, लॉसम, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, लॉसम बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, अब आइए परिभाषा समझते हैं, परिभाषा बस समझते हैं। अब ये क्या है, लघुत्तम का मतलब क्या है, सबसे छोटा। लघुत्तम का मतलब क्या, सबसे छोटा। लघुत्तम का मतलब क्या होता है, सबसे छोटा। अब देखिएगा समान अपवर्त, जो संख्या है उन दोनों में समान, ठीक है। अब देखते हैं कि अब इसमें लघुत्तम है, समान है, अपवर्त है। एक चीज को देखते हैं, अपवर्त क्या होता है, पहले ये जानते हैं अपवर्त क्या होता है। अपवर्त क्या होता है, तो अपवर्त को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीपल्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मल्टीपल्स बोलते हैं। तो ये मल्टीपल होता क्या है जानते हैं, मल्टीपल्स होता क्या है या अपवर्त होता क्या है ये जानते हैं। अपवर्त जैसे किसी भी संख्या में 1 2 3 4 अगर लगातार संख्याओं से गुणा किया जाता है, 1 से गुणा किया जाए, 2 से गुणा किया जाए, 3 से गुणा किया जाए, 4 से, और इसी तरह क्रमशः जारी रहे, और गुणा करने के पश्चात जो संख्या प्राप्त होती है उस संख्या का क्या कहलाती है, अपवर्त कहलाती है। क्या कहलाती है, अपवर्त कहलाती है। तो क्या कहलाती है, अपवर्त। यानी किसी भी संख्या में 1 से गुणा करे, फिर 2 से गुणा करे, 3 से गुणा करे, 4 से गुणा करे, 5 से गुणा करे, लगातार अगर क्रम जारी हो तो गुणा करने के पश्चात जो प्राप्त होता है वही उस संख्या का क्या कहलाता है, अपवर्त कहलाता है। जैसे एग्जांपल में देखिए अपवर्त,
एग्जाम्पल में आपसे अगर पूछा जाए 4 का अपवर्त्य बताइए, 4 का अपवर्त्य बताइए या मल्टीपल से बताइए, 4 का अपवर्त्य बताइए, तो देखिएगा अपवर्त्य अगर पूछेगा तो 4 में 1 का गुणा करेंगे कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। फिर 4 में 2 का गुणा करेंगे कितना मिलेगा? 8 मिलेगा। फिर 4 में 3 का गुणा करेंगे कितना मिलेगा? 12 मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार गुणा करेंगे तो 4 में 4 पर 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52 आगे डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ठीक है, इतना तो 4 का अपवर्त्य यानी 4 का मल्टीपल्स अगर पूछा जाए, गुणज पूछा जाए, ठीक है ना, क्या पूछा जाए? मल्टीपल्स पूछा जाए, गुणज पूछा जाए, तो 4 का अगर अपवर्त्य पूछा तो क्या होगा? 4, 8, 12 यानी 4 का टेबल आप लगातार पढ़ते जाइए। 4 में 1 का, 2 का, 3 का गुणा करते जाइए, जो संख्या मिलेगी वही क्या होगी? उस संख्या का अपवर्त्य होगी। फिर इसी प्रकार अगर 6 का अपवर्त्य पूछ दिया जाए, 6 का अपवर्त्य पूछ दिया जाए, 6 का अपवर्त्य अगर पूछता है, 6 का अगर अपवर्त्य पूछता है तो 6 का अपवर्त्य क्या होगा? 6 में 1 का गुणा होगा कितना होगा? 6। फिर क्या मिलेगा आपको? 12 होगा। फिर 3 का गुणा होगा 18, 4 का गुणा होगा क्या? 24, 5 का गुणा होगा 30, 6 का गुणा 36, 7 का गुणा 42, 8 का गुणा 48, 9 का गुणा 54, 10 का गुणा 60 और डॉट 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 64 डॉट डॉट डॉट। ठीक है ना, तो ये क्या हुआ? अपवर्त्य हुआ। अगर आपसे कोई भी अगर अब पूछे कि अपवर्त्य क्या होता है या मल्टीपल्स क्या होता है या गुणज क्या होता है, तो बस आप उनसे बस इतना बताइएगा, किसी जो संख्या आप पूछ रहे हैं उस संख्या में अगर 1 से गुणा करने पे जो संख्या प्राप्त होती है, 2 से गुणा करने पे जो संख्या प्राप्त होती है, 3 से गुणा करने पे जो संख्या प्राप्त होती है, 4 से गुणा करने पे, इसी तरह लगातार जितने तक अगर पूछा जाए, गुणा करने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है वही उस संख्या का क्या होता है? गुणज होता है, अपवर्त्य होता है, मल्टीपल्स होता है। तो 4 का अपवर्त्य पूछेगा तो कोई क्या होगा बताइएगा? 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 लगातार डॉट डॉट। अगर 5 का 6 का पूछे, 5 का पूछेगा तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 होगा लगातार डॉट। 6 का पूछा 6, 12, 8, 18, 24, 30, 36, 42, 48 डॉट डॉट डॉट। ठीक है ना, अब देखिएगा फिर ये तो हो गया आपका अपवर्त्य, ये क्या हो गया आपका? अपवर्त्य। ये क्या हो गया आपका? अपवर्त्य हो गया, अपवर्त्य हो गया। अब क्या है आगे? समान अपवर्त्य। अब क्या? समान अपवर्त्य। समान अपवर्त्य कितना? समान अपवर्त्य किसका पूछा जा रहा है? अब ये क्या है? 4 और 6 का। आगे देखिएगा यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए 4 और 6 का समान अपवर्त्य, 4 और 6 का समान अपवर्त्य। अगर आपसे कोई भी पूछेगा 4 और 6 का समान अपवर्त्य का मतलब क्या? दोनों में कॉमन। अब देखिएगा 6 में और 8 में कॉमन आपको क्या दिखाई दे रहा है? 12 कॉमन दिखाई दे रहा है, बताइएगा 12 कॉमन दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसी प्रकार आगे देखिएगा बढ़ेगा तो क्या आपको 24 कॉमन दिखाई दे रहा है? देखिएगा 24 आपको कॉमन दिखाई दे रहा है, बताइएगा 24 कॉमन दिखाई दे रहा है। फिर देखिएगा आगे बढ़ेंगे, अगर बढ़ेंगे तो देखिएगा 36 कॉमन दिखाई दे रहा है, क्या है? 36 कॉमन दिखाई दे रहा है। फिर आगे बढ़ेंगे तो क्या कॉमन दिखाई देगा? 48 कॉमन दिखाई देगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो हमको 60 में कॉमन दिखाई देगा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि 4 और 6 का समान अपवर्त्य क्या होगा, तो क्या देखिएगा? जैसे मिला कॉमन क्या? दोनों में 12 मिला, हमें क्या मिला? 24 मिला, हमें क्या मिला? बताइएगा 36 मिला, हमें क्या मिला? 48 मिला, हमें क्या मिला? 60 मिला। बताइए, मिला और लगातार मिलते जाएंगे, अभी 72 भी होगा, 84 भी होगा, मिलता जाएगा। ठीक है ना, तो ये क्या हुआ? समान अपवर्त्य। समान अपवर्त्य इतना हुआ बात। समान अपवर्त्य का मतलब, समान अपवर्त्य का मतलब क्या? दी गई दोनों संख्याओं में, यानी दी गई कौन संख्या? 4 और 6, 4 और 6 में दोनों में कॉमन क्या? मल्टीपल, दोनों के कॉमन मल्टीपल। जैसे इसमें भी 12 है और इसमें भी क्या है? 12। ये दोनों क्या है? कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन मल्टीपल्स का मतलब क्या? समान अपवर्त्य। इन दोनों में कॉमन मल्टीपल्स क्या है? 12 है, 24 है, 36 है, 48 है, 60 है, 72 है। ये क्या है? कॉमन मल्टीपल्स। तो इसको क्या बोलते हैं? दोनों संख्याओं में समान गुणज, दोनों संख्याओं में समान गुणज, समान अपवर्त्य, इसी को क्या कहते हैं? दोनों संख्या में जो कॉमन है उसे क्या कहते हैं? समान अपवर्त्य कहते हैं। अब आइए समझते हैं। अब ये हो गया आपका समान अपवर्त्य भी हो गया। अब बचा क्या? लघुत्तम समापवर्त्य। अब क्या? लघुत्तम का मतलब क्या है? सबसे छोटा। सबसे छोटा क्या? दोनों समान अपवर्त्य में क्या सबसे छोटा होगा उसे ही क्या कहते हैं? एलसीएम कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? हम एलसीएम कहते हैं।
तो अब अगर पूछा जाए 4 और 6 का एलसीएम क्या होगा, 4 और 6 का एलसीएम क्या होगा, 4 और 6 का एलसीएम, 4 और 6 का एलसीएम क्या होगा, 4 और 6 का 4 और 6 का एलसीएम क्या होगा, 4 और 6 का एलसीएम क्या होगा। तो अब देखिएगा, अब हम लोग कहाँ देखेंगे, अब ये जो समान अपवर्त्य है, समान अपवर्त्य लिखा क्या हुआ है, समान अपवर्त्य, समान अपवर्त्य में क्या, दोनों में क्या सबसे छोटा, जो समान अपवर्त्य उसमें क्या सबसे छोटा जो मल्टीपल्स होगा वही क्या कहलाता है, संख्या का एलसीएम कहलाता है। तो अब देखिएगा 12 भी है, 24 भी है, 36 भी है, 48 भी है, 60 लगातार मिलते जाएंगे, लेकिन इसमें सबसे छोटा कॉमन कौन सा है मल्टीपल, तो 12, वही क्या होगा आपका 12 होगा, वही क्या होगा 12। तो एलसीएम क्या होगा आपका, 4 और 6 का एलसीएम कितना होगा 12। तो ये था आपका एलसीएम, ये क्या था आपका एलसीएम था, ठीक है। तो अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि एलसीएम की परिभाषा क्या, आपको नोट डाउन करवा देंगे, ठीक है। नमस्कार।